मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर से आदर्श के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो हमने एग्रीकल्चर में सबसे पहले हॉर्टिकल्चर उठाई थी और हॉर्टिकल्चर में हमने 4-5 टॉपिक गलत पढ़े थे। उसके बाद हमने 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 10 है वो पढ़ा था। उसमें से हमने काफी फ्रूट पढ़ लिए थे, 1-2 फ्रूट ही बचे हैं। कल हमारा एक फ्रूट चल रहा था आम। क्या चल रहा था? आम चल रहा था, ठीक है। तो आम की हमने कल पढ़ी थी किस्में, उपयुक्त किस्में या उन्नत किस्में। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? आम की हाइब्रिड किस्में यानी आम की संकर किस्में, ठीक है। इस संकर किस्में पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आम की जो संकरण की जो कैंगिंग तकनीकी, कौन सी तकनीकी आप ऐसे लिख लेना, आप लाइन तो पूरी, कि आम की संकरण की यानी आम के संकरण की कैंगिंग तकनीकी जो दी थी वो किसने दी थी? R.N. सिंह ने दी थी। किसने दी थी भाई? R.N. सिंह ने दी थी। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि भाई आम की जो संकरण की जो कैंगिंग तकनीकी है वो R.N. सिंह ने दी थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम पढ़ेंगे कि भाई एक साइड तो लिख लेना संकरण, भाई संकरण से संकरण कर रहे हैं, और एक साइड लिख लेना कि संकरण से जो बनी किस्म कौन सी है, और एक साइड लिख लेना विशेषता, ठीक है। एक साइड क्या लिखोगे? विशेषता, कि भाई संकरण कौन कौन सी किस्मों के मध्य हुआ था और उससे कौन सी किस्म तैयार हुई थी और उस किस्म की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, नीलम इंटू अल्फांसो, ठीक है। नीलम इंटू अल्फांसो या नीलम और अल्फांसो के बीच में संकरण हुआ तो किस्म हुई थी रत्ना। कौन सी किस्म हुई थी? रत्ना। तो आप ऐसे ध्यान रख लेना, NAR, यानी रत्ना का संकरण आपको ध्यान कैसे रखना? NAR। नीलम और अल्फांसो से कौन सी किस्म हुई थी? रत्ना, यानी NAR, ठीक है। तो इसकी जो विशेषता वो है कि आम की एकांतर फल देने वाली किस्म है। तो रत्ना के सामने लिखना आम की एकांतर फल देने वाली किस्म, फल देने वाली किस्म, ठीक है। ये लाइन आप पूरी लिख लेना कि भाई नीलम और अल्फांसो के बीच में संकरण हुआ तो कौन सी किस्म तैयार हुई थी? वो थी रत्ना, यानी NAR। और इसकी जो विशेषता है वो क्या है? आम की एकांतर फल देने वाली किस्म है। और ध्यान रखना, और जो ये आम, इसकी एक और विशेषता ध्यान रखना, स्पॉन्जी उत्तक रोधी। स्पॉन्जी उत्तक का मतलब क्या हुआ? कि भाई जो आम का फल है, माना कि ये आम, ये बाहर से तो एकदम सही दिख रहा है लेकिन इसके अंदर से क्या है? ब्लैक रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। जो उत्तक होते हैं उनका नेक्रोसिस हो जाता है, यानी उत्तक क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या को क्या कहते हैं? स्पॉन्जी उत्तक, ठीक है। स्पॉन्जी उत्तक रोधी किस्म है। एक विशेषता और लिख लेना कि एक तो होगी आम की एकांतर फल देने वाली किस्म और दूसरी लिखना स्पॉन्जी उत्तक रोधी किस्म, ठीक है। ये होगी पहले। दूसरा संकरण लिखना आप दशहरी और नीलम के बीच में संकरण करवाया। कौन कौन सी किस्मों के मध्य? दशहरी और नीलम के बीच में अगर हमने संकरण करवाया तो कौन सी किस्म तैयार हुई थी? आम्रपाली। ध्यान रखना, कौन सी? आम्रपाली। आम्रपाली को ध्यान में रख लेना, DNA। क्या रखोगे? DNA, ठीक है। यानी आम्रपाली का जो संकरण हुआ किसके साथ हुआ? DNA के साथ। यानी दशहरी और नीलम के बीच संकरण हुआ तो कौन सी किस्म तैयार हुई थी? वो हुई थी आम्रपाली, ठीक है। आम्रपाली तैयार हो गई और इसकी जो विशेषता लिखना कि आम की बोनी किस्म। क्या ध्यान रखोगे? आम की बोनी किस्म। और ध्यान रखोगे कि सघन कृषि हेतु उपयुक्त है, यानी कोष्टक में लिख लेना 2.5 × 2.5 इसकी दूरी रखते हैं, यानी कोष्टक में और लिख लेना 1600 पौधे। क्या रखोगे? 1600 पौधे तैयार हो सके, इसकी शक्ल यानी ज्यादा साखनी है, इसकी दूरी रखते हैं वो 2.5 × 2.5 मीटर रखते हैं, सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं अगली
ये हो गए दोस्त, वापस देख लो कि नीलम और अल्फांसो के बीच हमने संकरण करवाया तो कौन सी किस्म हुई, वो रत्ना बनी। और इसकी रत्ना की विशेषता कि आम की एकांतर फल देने वाली किस्म और स्पॉन्जी उत्तक प्रतिरोधी किस्म है। फिर हमने बात की कि दशहरी और नीलम के बीच में हमने संकरण करवाया तो कौन सी किस्म तैयार हुई, आम्रपाली, यानी ये बोनी किस्म और सघन कर से तो उपयुक्त है, इसमें 1600 पौधे लगाए जा सकते हैं, दूरी 2.5 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला संकरण हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे रत्ना और अल्फांसो के बीच। किसके बीच? रत्ना और अल्फांसो के बीच। रत्ना यानी एक साइड तो ये लिख लेना आप संकरण, और एक साइड लिख लेना किस्म, और एक साइड लिखना विशेषता। क्या विशेषता है? ठीक है, तो अब हमने संकरण करवाएंगे, वो करवाएंगे रत्ना और अल्फांसो के बीच। रत्ना और अल्फांसो के बीच में हमने संकरण करवाएंगे, यानी RNA, यानी रत्ना नीलम और अल्फांसो। तो कौन सी किस्म तैयार होगी? तो किस्म होगी RAS। RN आपको ध्यान में रखना है, RS यानी रत्ना और अल्फांसो के बीच में संकरण करवाए तो कौन सी? S यानी सिंधु। ऐसे सोच लेना कि सिंधु का संकरण क्या है, सिंधु RS मिल गया था, यानी रत्ना और अल्फांसो के बीच हम संकरण करवा रहे हैं तो कौन सी किस्म तैयार हो रही है? तो हो रही है सिंधु। और सिंधु का हमने कल बताया था कि आम की एकमात्र बोनी किस्म, आम की एकमात्र बोनी किस्म है। ठीक है, सॉरी बीज रहित किस्म, आम की एकमात्र बीज रहित किस्म है। तो ये विशेषता हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, जो अगला संकरण करवाएंगे हम नीलम इंटू दशहरी। नीलम और दशहरी के बीच हम संकलन करवाएंगे तो ND, ये देखो N इसका हो गया, D ये हो गया ND। तो कौन सी किस्म तैयार हो रही है? M मल्लिका। तो NDM यानी मल्लिका। ठीक है, तो नीलम और दशहरी के बीच में हम संकलन करवा रहे हैं तो कौन सी NDM तैयार हुई, यानी मल्लिका तैयार हुई। और मल्लिका की जो किस्म है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक विटामिन ए वाली किस्म है। कि भाई इसकी विशेषता आप क्या लिखोगे? सर्वाधिक विटामिन ए वाली किस्म। सर्वाधिक विटामिन ए वाली किस्म कौन सी है भाई? मल्लिका। ठीक है, अगला संकरण हम करवाएंगे तोतापुरी और केसर के बीच। ठीक है, TCS। तो ये देखो तोतापुरी और केसर, तो S से हो गया साई सुगंधा। क्या? साई सुगंधा। तो ये देखो सुगंधा। तोतापुरी और केसर के बीच हम संकरण करवा रहे हैं, यानी TCS। ध्यान रखना, साई सुगंधा। और साई सुगंधा की विशेषता है कि आम की नियमित फल देने वाली किस्म, आम की नियमित फल देने वाली किस्म है। और स्पॉन्जी उत्तक प्रतिरोधी, ये भी लिख लेना, इसकी विशेषता लिखना, स्पॉन्जी उत्तक प्रतिरोधी किस्म। और एक और विशेषता लिख लेना, सर्वाधिक, क्या लिखोगे? सर्वाधिक खाए योग्य किस्म। सर्वाधिक खाए योग्य जो किस्म कौन सी भाई? वो है ये साई सुगंधा। ठीक है, ध्यान रखना कि नीचे वाला दिख नहीं रहा है, तो वापस से बोल रहा हूँ कि भाई तो यानी नीलम और दशहरी का जो संकरण करवाया तो उससे मल्लिका किस्म तैयार हुई जो सर्वाधिक विटामिन ए वाली है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तोतापुरी और केसर की। ठीक है, तो इससे जो निर्मित किस्म वो है साई सुगंधा।
कोसाई सुगंधा की विशेषता है कि आम की नियमित फल देने वाली किस्म है और स्पॉन्जी उत्तक प्रचुरवादी किस्म है और सर्वाधिक खाए योग्य यानी खाने जो खाए योग्य में जो क्या है किस्म है, खाए योग्य किस्म है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो आपकी संकरण यानी जो हाइब्रिड किस्म है आपको इतनी सी ही ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं अन्य किस्मों की, आम की अन्य किस्में कौन कौन सी है। तो लिख लेना आम की अन्य किस्में, आम की अन्य किस्में। तो अन्य किस्मों में आप ध्यान रखना कि सबसे पहले पूसा सूर्या, पूसा सूर्या, दूसरा ध्यान रखना ओलर, तीसरा ध्यान रखना बेलेरी, ये ध्यान रखोगे बेलेरी। और इसके कोष्ट की इसकी विशेष लिख लेना आम की बहुभ्रूणी किस्म। क्या है? आम की बहुभ्रूणी, आम की बहुभ्रूणी किस्म है। ठीक है, एक और ध्यान रखना मूल गोवा, क्या मूल गोवा। ठीक है, ये ध्यान रखना अर्का अनमोल, अर्का अनमोल। ठीक है, और ये ध्यान रखना अर्का पुनित, अर्का पुनित आदि। यानी पूसा सूर्य ऐसे कोई पूछ ले तो पूसा सूर्य किसकी किस्म है? आम की है। और सूर्य किसकी किस्म है? वो पपीता की है। ओलूर, बेलेरी, मूल गोवा। जो बेलेरी है ये आम की बहुभ्रूणी किस्म से कुछ आम की बहुभ्रूणी किस्म कौन से? तो बेलेरी, अर्का अनमोल और अर्का पुनित। ये आपको आम की इतनी ही किस्में आपको पढ़नी है। एक चीज ध्यान रखना जो अल्फांसो, किस्में अल्फांसो हमने पढ़ी थी। अल्फांसो की मुख्य विशेषता है कि आम की सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्म है, यानी भारत की सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्म है। भारत की सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्म है, भारत की सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्म है। लेकिन इसमें स्पॉन्जी उत्तक की समस्याएं पाई जाती है, स्पॉन्जी उत्तक की समस्याएं पाई जाती है। समस्या क्या होती है? पाई जाती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारे आम की पूरी के पूरी किस्म। अब हम पढ़ेंगे आम के जो प्रमुख कीट है और उनका नियंत्रण हम कैसे करेंगे और कौन से रोग है और उनका नियंत्रण हम कैसे करेंगे। ठीक है, आम के जो प्रमुख कीट है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीट लेते हैं आम का मिलीबग कीट, आम का मिलीबग। ठीक है, आम का जो मिलीबग कीट है, ठीक है, तो इसके पोस्ट ऐसे एरो बना के लिख लेना ये आम का सबसे प्रमुख कीट है। क्या लिखोगे? आम का सबसे प्रमुख कीट है। और ये आम की फसल को, यानी ये आम की फसल को मार्च अप्रैल में सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। यानी मार्च अप्रैल महीने में, यानी आम का सबसे प्रमुख कीट है। और ये कीट तो मार्च अप्रैल के महीने में क्या करता है? सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। ये आम की फसल को मार्च अप्रैल के महीने में सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। अब इसके नियंत्रण है तो क्या करेंगे? तो तने के चारों ओर लिख लेना आम इस कीट के नियंत्रण के लिए, यानी आम के मिलीबग कीट के नियंत्रण के लिए तने के चारों तरफ, तने के क्या चारों तरफ, चारों ओर या चारों तरफ क्या करेंगे? 30 से 45 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, 30 से 45 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या करेंगे हम भाई? पॉलीथीन शीट का उपयोग करेंगे। किसका? पॉलीथीन शीट का उपयोग करेंगे। तो ठीक है, ये लिख लेना कि भाई क्या लिखोगे? आम के मिलीबग, ये आम का सबसे प्रमुख कीट है। और इस कीट आम के मिलीबग कीट का जो प्रकोप है सबसे ज्यादा कब फैलता है? यानी फसल को मार्च और अप्रैल महीने में सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। तने इसके नियंत्रण के लिए क्या करोगे कि भाई आम के मिलीबग कीट के नियंत्रण के लिए ये लाइन आपको लिखनी है और फिर लिखना। मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आम के मिलीबग कीट के नियंत्रण के लिए तने के चारों तरफ 30 से 45 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पॉलीथीन शीट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एक और लिख लेना कार्बोरिल, एक नियंत्रण और लिख लेना कार्बोरिल। क्या लिखोगे? कार्बोरिल का
0.25% क्या करोगे, छिड़काव करोगे। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर एक कीट और हम लेते हैं आम का मैंगो हॉपर, क्या मैंगो हॉपर, ठीक है। तो मैंगो हॉपर में आप लिखोगे कि ये आम का सर्वाधिक हानि पहुंचे, प्रमुख कीट था, ठीक है। ऐसे पूछ ले आम का सबसे जो हानि पहुंचे, सबसे सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है, वो है मैंगो हॉपर, ठीक है। इसका तो वैज्ञानिक नाम ये लाइन लिख लेना कि आम का सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है, मैंगो हॉपर है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है एमरिटोडस एटकिंसोनी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी मैंगो हॉपर में क्या लिखोगे, पहली लाइन क्या लिखोगे कि आम का सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला कीट है और इसका वैज्ञानिक नाम एमरिटोडस एटकिंसोनी है, ठीक है। तीसरा ध्यान में रखना स्टोन वीवल, आम का ये कीट, तो इसमें लिख लेना आम का ये कीट पादप संग्रहोद में अत्यधिक महत्व रखता है, पादप संग्रोध में अत्यधिक महत्व रखता है, ठीक है। अब ध्यान क्या रखोगे, एक चीज और ध्यान में रखना आप कि भाई जो स्टोन वीवल से ग्रसित आम के फल है, यानी ये इसमें क्या लिखोगे, इस कीट का ये कीट पादप संग्रोध में अत्यधिक महत्व रखता है। और एक चीज ध्यान रखना कि जो स्टोन वीवल से ग्रसित जो आम के फल है वो एक देश से दूसरे देश में निर्यात नहीं किए जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में निर्यात नहीं किए जा सकते हैं। इसका उच्चार भी लिख लेना VHT से, इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्टोन वीवल के पादप संग्रोध में आम का कौन सा कीट रखता है, तो पादप संग्रोध में स्टोन वीवल कीट जो क्या करता है, में अत्यधिक महत्व रखता है। और इस स्टोन वीवल से ग्रसित जो फल है वो एक देश से दूसरे देश में नहीं भेजे जा सकते हैं, यानी निर्यात नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोग। आम के जो ये कीट है ये प्रमुख रूप से दो ही है, एक तो मैंगो हॉपर यानी एमरिटोडस एटकिंसोनी जो सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला कीट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आम के जो प्रमुख रोग। तो लिखना आम के जो प्रमुख रोग हैं उसमें सबसे पहले आप लिखना आम का छाछिया रोग, क्या लिखोगे, छाछिया रोग। आम का जो छाछिया रोग है या पाउडरी मिल्ड्यू रोग, ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग, ठीक है। अब जो आम का छाछिया रोग है, जो आम का छाछिया रोग है यानी आम का सबसे प्रमुख रोग है, तो पहली विशेषता क्या लिखोगे, आम का सबसे प्रमुख रोग। अब देखो सर्वाधिक जो हानि हो रही है वो हो रही है फरवरी मार्च में, कब हो रही है, फरवरी मार्च में, ठीक है। ये देखो आम का जो छाछिया रोग है सबसे प्रमुख रोग है, फरवरी मार्च में सबसे ज्यादा फैलता है। इसका रोग कारक है वो है ओडियन मैंजीफेरी, ठीक है। इसका उपचार करोगे 0.5% सल्फर युक्त फफूंदनाशी का छिड़काव, फफूंदनाशी का क्या करोगे, छिड़काव करोगे। या पौष्टिक में लिख लेना केराथिन। और प्रतिरोधी हमने पहले ही बताया था कि जो प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, लाल सिंदूरी, तो लिख लेना नीचे प्रतिरोधी किस्म लाल सिंदूरी, प्रतिरोधी किस्म कौन सी, लाल सिंदूरी, ठीक है। ये लिख लेना लाल सिंदूरी, ठीक है।
अब छाछे रोग हो गया कि आम का सबसे प्रमुख रोग है। इसका जो प्रकोप फरवरी मार्च में ज्यादा फैलता है। रोग कारक कोडिन मेंजिफेरियोज, इसका जो नियंत्रण करेंगे 0.5% सल्फर युक्त फफूंदनाशी का छिड़काव करेंगे यानी केराटिन का। और प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, वो है लाल सिंदूरी, और इसे ही पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक रोग और है, वो आम का दो रोग है। दूसरा है आम का शीर्ष रोग, शीर्ष रोग यानी शीर्ष गुच्छा रोग, ठीक है। इसका नाम लिख लेना मैंगो मालपोरेशन, मैंगो मालपोरेशन, ठीक है, मैंगो मालपोरेशन इसका नाम हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो रोग कारक है वो कौन सा है, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म। क्या है, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म, ठीक है। कौन सा, आम का जो गुच्छा रोग है, शीर्ष रोग है यानी मैंगो मालपोरेशन, रोग कारक इसका फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म। इस रोग, अब देखो एक लाइन लिखना कि इस रोग के संक्रमण से, इस रोग के संक्रमण से आम का पुष्पक्रम एक गुच्छे नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। ये लाइन को आप पूरी लिख लेना कि इस रोग के संक्रमण से आम का जो पुष्पक्रम है एक गुच्छे नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो रोग है सर्वप्रथम बिहार में देखा गया था, ये भी लाइन लिख लेना कि आम का जो रोग है ये सबसे पहले बिहार में देखा गया था। और इसके नियंत्रण आप कैसे करोगे, तो ध्यान रखना 0.5% मैंकोजेब का छिड़काव करोगे, मैंकोजेब का छिड़काव करोगे, या 20 ppm NaA का छिड़काव करोगे, ठीक है। अब देखो आम का जो शीर्ष गुच्छा रोग है वो मैंगो मालपोरेशन रोग कारक है फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म। और इस रोग के संक्रमण से क्या हो जाता है कि आम का जो पुष्पक्रम है उसको गुच्छे संरचना में परिवर्तित हो जाता है। और इसका जो नियंत्रण करोगे वो 0.5% मैंगोजेब का छिड़काव करोगे, या 20 ppm क्या करोगे, NaA का छिड़काव करोगे, ठीक है। अब देखो आपको इतने फ्रूट हमने पढ़े थे, उसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके वापस बता सकते हो कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया और ये थोड़ा सा टॉपिक हमें ऊपर से जा रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हम तक वापस पहुंचा सकते हो। और दूसरे नेक्स्ट क्लास में आपने अगर कमेंट किया है, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या हो जाएगा, इसका वापस समझा के आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आम के जो कायिक विकार है वो कौन कौन से है, यानी दैहिक विकार क्या होता है, यानी आंतरिक और बाहरी कारकों के कारण क्या हो जाता है, वो बीमारियां लग जाती है। आज हम आम की क्लास इतनी ही ले पाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आम के जो छोटे मोटे क्वेश्चन बचे हैं और आम के जो दैहिक विकार हैं यानी बाहरी कारक है वो पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना और उसका जो सॉल्यूशन है सोल्व हम अगली नेक्स्ट क्लास में आपको वो वापस समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।